नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने पुनः संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, कश्मीर घाटी में जितने भी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उन सब का सर्वे किया जा रहा है। कौन काम करता है, फंडिंग कहां से आती है, सारा खाका तैयार हो रहा है। गृह मंत्रालय का आदेश है और 26 जनवरी बिल्कुल सिर पर है। इस वक्त इस तरह के सर्वे का क्या मतलब लगता है आपको? अंजू जी, ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा से होती आई रही है। और हर पर्व के पहले, क्या 15 अगस्त, क्या 26 जनवरी, क्या ईद, क्या बकरीद और क्या कोई त्योहार, होली, दिवाली, हर त्योहार के पहले ये कुछ सावधानियां बरती जाती हैं। लेकिन स्ट्रक्चर्ड रूप से इस बार गृह मंत्रालय ने इसको किया है और शुरुआत विशेष बल कश्मीर पे दिया है। विशेष बल कश्मीर पे क्यों दिया? क्योंकि इसके पहले कश्मीर की तरफ कोई देखता भी नहीं था। और कश्मीर छोड़ दीजिए, उसके बाद मस्जिदों की तरफ तो कोई अगर रास्ता ही काट जाएगा तो कहता था कौन बवाले जान मोल ले। लेकिन आपको अगर मालूम हो कि कितने ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं कि मस्जिदों से ही ये चरमपंथियों की शुरुआत के तार जुड़े हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसे किसी के मन में कोई संशय न हो, आप मस्जिदों पे उंगली कैसे उठा रहे हैं? अरे भाई, जिसकी अम्मा जहां बैठी है तो वहां उंगली नहीं उठा तो किसके ऊपर उठाएं? और उसके बाद हम कहेंगे कि ये जो शुरुआत हुई है, तो एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि तुम मंदिरों की क्यों नहीं कर रहे हैं। हम कब कह रहे हैं मंदिरों की नहीं कर रहे हैं? सबकी करेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्चे, सबकी तलाशी होगी और सबकी लेखा जोखा डेटाबेस बनेगा। कोई अपने को ये ना समझे, लाउड स्पीकर जब उतरते हैं तो सारी जगह से उतरते हैं, मस्जिद से भी, मंदिर से भी, चर्च से भी। इसी तरीके की जो सर्वे आ रहा है, क्योंकि चरमपंथी घटनाएं कश्मीर में फिलहाल सब मस्जिदों से ही निकल करके आ रही हैं। कोई वो नहीं, मस्जिद एक इबादत गृह है, पूजा का स्थल है, और उसके बारे में कोई अनावश्यक रूप से कोई इस तरीके की तलाशी क्यों करेगा? लेकिन अब जब तलाशी है तो इसके पहले जो डेटाबेस बन रहा है, क्योंकि जो लेखा जोखा आया है कि आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, इसका वर्गीकरण होगा। आपके मुतवल्ली कौन है, आपके पेशे इमाम कौन है, आपके मुअज्जिन कौन है, आपकी प्रबंधक समिति कौन है, कितनी बार आप विदेश गए हैं और किसकी दान दक्षिणा पे आप गए हैं विदेश, विदेश की मेहमान नवाजी किससे की, विदेश से पैसा कितना लाए, जब आप गए थे तो कितने पैसे लेके गए थे। ये तमाम चीजों का लेखा जोखा ये बना जाएगा। अच्छा, बात अंजू जी यही खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती है कि आपका आपराधिक इतिहास क्या है। क्योंकि कहीं पर कोई जाता है तो क्रिमिनल हिस्ट्री देखी जाती है। अमेरिका जहां, वहां पर भी जो है वो डेटाबेस से निकाल लेते हैं कि क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। अमेरिका तो दूसरा देश है, लेकिन अगर आप टूरिस्ट वीजा पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो वो न सिर्फ आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाल देंगे, बल्कि आपकी सोशल मीडिया प्रेफरेंसेस, सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया हैबिट्स, इसके ऊपर भी जांच करते हैं। और अगर कहीं आपने एंटी अमेरिकन कहीं कुछ सेंटिमेंट दिखाया या मानवाधिकार के हनन की कोई बात आई, कोई क्रिमिनल केस ना हो, तो भी आपको वीजा डिनाई कर दिया जाएगा। तो ये तो अमेरिका करता है, तो हम अगर अपनी हिफाजत के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन एनसी के नेताओं ने कहा कि साहब तो मंदिरों पे भी होना चाहिए, केवल मस्जिदों पे क्यों नहीं? अरे जब चरमपंथी 99% मस्जिदों से ही आएंगे तो 99% तलाशी कार्रवाई पूछताछ तो वही की जाएगी जहां से गोलियां चल रही हैं, जहां से आक्रमण हो रहे हैं, जहां से इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं। और इसके बारे में बात अगर आगे हम बढ़ाएं तो ये सिर्फ डेटाबेस तैयार किया गया, उनकी मौजूदगी, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके माली हालात, उनकी जरिया आमदनी, ये डेटाबेस दरअसल बन जाना चाहिए था बहुत पहले। लेकिन चलिए, आज अगर भारत सरकार ने कहा कि इसको होना है, हर साल होता है, पूरे देश में होता है, लेकिन अगर कश्मीर के ऊपर विशेष बल दे करके कि जो पहले जो चूक हुई थी उसको कम से कम अब आज की तारीख में अगर उसके ऊपर नियंत्रण करते हुए कार्रवाई की जाए तो ये संतोष का विषय, ये होना चाहिए था। आप अगर इस बात को याद करें कि शोपिया की कई मस्जिदों से अल फलाह यूनिवर्सिटी के चरमपंथियों के, वहां के डॉक्टरों की जो एक तरीके से तरबियत और उनकी ट्रेनिंग और उनकी ब्रेन वॉशिंग, जी, जो ब्रेन वॉशिंग की गई थी, तो वहां की एक मौलवी ने ही किया था। और अगर मौलवी ने किया था तो देश को और सुरक्षा एजेंसी को जानने का हक है कि ये मौलवी साहब कहां से ये लेकर के आए थे पैसे वैसे। और अभी तो हम आगे जब बात करेंगे तो आप देखिएगा किस तरीके से मस्जिद, मदरसा, चरमपंथी गतिविधियां का ताना बाना किस तरीके से आपस में कुछ जुड़ा हुआ सा दिखाई पड़ रहा है। सब नहीं, लेकिन जो भी ताना बाना, जिसको तथाकथित व्हाइट कॉलर क्राइम हम आज कह रहे हैं, ये व्हाइट कॉलर क्राइम
पूरी तरीके से इन सब चीजों में सना हुआ है। ये देखना मुश्किल, जैसे कि आटे में आप बाजरा, गेहूं और बेसन मिला दें तो पता नहीं लगता कि बेसन कहाँ खत्म हुआ और गेहूं कहाँ शुरू हुआ और बाजरा कहाँ शुरू हुआ और गेहूं कहाँ आ गया। तो इसी तरीके से ताना बाना ऐसा मिल गया है। अब बांग्लादेशी विस्थापितों को आप ले लीजिए, अगर बांग्लादेशी नाजायज है और रोहिंग्या है, कहीं न कहीं ताना बाना आपको मिल जाएगा और जाकर के आपको कश्मीर में बसा देंगे। सर, लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है मस्जिदों पर, और सबसे अहम बात ये है कि पहली बार शायद ये पूछा जा रहा है कि आप विचारधारा कौन-सी है? सुन्नी है, शिया है, बरेलवी है, बहालवी है, पहली बार शायद पूछा जा रहा है। और दूसरा, क्या इनका सीधा-सीधा कनेक्शन ये जो केजीएमयू में धर्मांतरण रैकेट चल रहा है, फिर वो जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के सारे डॉक्टर थे सर, वो जो आत्मघाती हमले में शामिल था डॉक्टर उमर नबी, वो भी तो शिया से था। वो भी उसी का भी वहाँ की मस्जिद से ताल्लुक था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डॉक्टर उमर का भी था। और इस तरह से पूछा, देखिए जांच वाच हमने भी की है, तलाशियां हमने भी ली हैं, लेकिन ये पहली बार इतनी गहराई में जाकर कि आप बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं, क्या है, ये पहली बार हो रहा है। और ये संतोष का विषय है, क्योंकि जहां से जैसी होगी आपकी तरबियत, जैसी होगी आपकी ट्रेनिंग, वैसे ही आपके पुष्प खिलेंगे। अब अगर आपने वहां पे धतूरे का बीज बोया तो धतूरा ही उगेगा, वहां कमल तो उगेगा नहीं। किसी तरीके से अगर आपने वहां नागफनी बोया है तो नागफनी निकलेगी, वहां पर गुलाब थोड़ी निकलेगा। तो ये चीज देखना जरूरी है कि कौन से किस तरह की तरबियतें इनकी हैं, किस तरीके के संदिग्ध लोग हैं, किस तरह के। अच्छा, उसमें राशन कार्ड को भी लिंक किया, तमाम और फैक्टर्स को भी लिंक किया गया है। सर, एटीएम भी है, आधार कार्ड भी है और राशन कार्ड भी, इन सब की भी जांच पड़ताल हो रही कि कहां से बने, कैसे बनाए गए, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो सर ये फर्जी होते हैं। नहीं, फर्जी भी होते हैं। दूसरा, जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में नंबरी वस्तु, जितनी भी नंबरी वस्तु होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके की चीजों का एक डेटाबेस बन जाता है, तो नंबरी चीजों से भागना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शिनाख्त पुख्ता हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन इज फूल प्रूफ। तो इसलिए ये जरूरी है कि जितने भी ये नंबरी चीजें हैं, एटीएम कार्ड हुए, डेबिट कार्ड हुए, क्रेडिट कार्ड हुए, बैंक खाते हुए, अगर कोई बंदूक और पिस्तौल का लाइसेंस है तो उसका भी लेखा जोखा पूरा हो जाना चाहिए। तो एक दफा डेटाबेस तैयार हो जाता है तो एक तो जब कभी वारदात करेंगे तो भागने के रास्ते कम हो जाते हैं, जब कभी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होगा, पकड़ जाएंगे। ये तमाम चीजें इसलिए आनी चाहिए। फॉरेन ट्रैवल के बारे में, फॉरेन ट्रैवल में मालूम पड़ा कि आपके अगर दो पासपोर्ट हैं तो कितनी बार गए, कैसे गए, हर चीज का लेखा जोखा हो जाएगा। ये चीज अंजू जी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज हुई, ये संतोष का विषय। और पहले चूंकि हमने थोड़ी ढिलाई बरती, थोड़ी उदारता दिखाई, तो ये जो इनका पॉइजन था, जो जहर था, जो टॉक्सिसिटी थी और जो चरमपंथी गतिविधियां थी, उसका आपने परिणाम अल फलाह में देखा। अल फलाह यूनिवर्सिटी में आपने देखा कि एक चरमपंथी था जिसका नाम है मिर्जा शादाब बेग। ये वो शाती चरमपंथी है जो कि गोरखपुर ब्लास्ट 2007 में, जयपुर ब्लास्ट 2008 में और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में वांटेड था। लेकिन अगर अल फलाह के बारे में जहां से इसने ये बीटेक इंजीनियरिंग किया था, मिर्जा शादाब बेग, अगर इसकी पहले ही थोड़ी चेकिंग हो जाती, पूछताछ हो जाती, रोक टोक हो जाती, तो ये ब्लास्ट शायद रुक जाते। लेकिन शायद हमने वो सख्ती नहीं की जो हम कर सकते थे, क्योंकि जिस जमाने की ये बात है, जब ये पढ़ते थे, जब ये ब्लास्ट हुए थे, तो एक उदार और उदारवादी, अरे जब 26/11 में हमने सोचा कि शायद इसका लाभ किसी एक राजनीतिक दल को मिल जाएगा, इसलिए पाकिस्तान पे आक्रमण नहीं किया। जब हमने वहां पे भगवा आतंकवाद की शक्ल दे दी, तो ये तो बहुत छोटी मोटी बात थी। अगर इसकी तरफ पीठ कर ली हमने, मिर्जा शादाब बेग को फलने फूलने दिया, और इसको कहते तो सपोला, जब हमने 1000 अजगर बंबई में पलने दिए और उनको डसने दिया मुंबई को, तो मैं समझता हूं कि फिर ये मिर्जा शादाब बेग के बारे में तो हम अब क्या ही कहा जाए। सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि केजीएमयू में जिस तरह से पूरे मामले की जांच पड़ताल अब यूपी एसटीएफ को दे दी गई है, तो वहां से भी ऐसा लगता है कि कुछ बड़े विस्फोटक खुलासे हुए हैं जिनके तार हो सकता है दूसरे राज्यों तक फैले हो, इसलिए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया, वरना पहले तो एक एसआईटी का गठन किया गया था। जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फाइनेंशियल ट्रेल और ऐसी तमाम चीजें जो कि इंटर स्टेट हैं, आप अगर इसको देखें, थोड़ा सा मुझे समय चाहिए, ये केजीएमयू का मामला बड़ा पेचीदा है। आप ये देखिए कि डॉक्टर रमीज उद्दीन, इनके बाप जो थे सलीम उद्दीन, इन्होंने 4 हिंदू लड़कियों से शादी की और 4 अलग अलग स्टेट से। तो कितना शातिर दिमाग का इसका बाप रहा होगा। होम्योपैथ डॉक्टर, खटीमा, ऊधम सिंह नगर का रहने वाला, और 4 शादियां 4 हिंदू लड़कियों से। वाकई ये पूरी तरीके से फुल टाइम प्रेम रस में फंसाने वाले, और हम तो कहते हैं लानत है ऐसी हिंदू लड़कियों के माँ बाप पे, लड़कियों पे,
हमारा अब्दुल ऐसा, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि तुम्हारे अब्दुल या किसी के अब्दुल सब एक जैसे हैं, क्योंकि इन्होंने तुम्हें न सिर्फ मादक पदार्थ खिला के पिला करके तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियोस बनाई, फिर तुम्हें ब्लैकमेल किया, तुम्हारा निकाह किया, अबॉर्शन कराया और उसके बाद तुम्हारी दुर्गत की। ये तो अच्छा हुआ। और ये जो टॉपर लड़की थी एमडी, जिसको इसने रमीजुद्दीन ने फंसाया और उसके बाद उस लड़की ने आत्महत्या का प्रयास किया। अब हम आते हैं कि केजीएमयू बहुत कुछ कर सकता था, उसने किया धरा बहुत कम। पुलिस की भी चूक थी, प्रथम दृष्टया में उसने एफआईआर नहीं लिखी। जब ये पीड़िता गई योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास, जब योगी जी ने हस्तक्षेप किया 31 दिसंबर को, नए साल के 12 घंटे पहले, तब जाकर के इस पे कार्रवाई शुरू हुई और केजीएमयू भी जागा। और केजीएमयू जब जागा तो उसने कहा हम आज हमने दफ्तर खोल करके हमने कार्रवाई शुरू की। फिर हमने विशाखा कमेटी की गाइडलाइंस देखी, हमने विशाखा कमेटी के अनुसार फिर हमने शो कॉज दिया। फिर जब जवाब आया तो हमने मूल्यांकन किया। हमने कहा श्रीमान जी, जिस तरीके से आप चल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। आपको ये दरअसल पूरी प्रोसीडिंग्स जैसे कोर्ट मार्शल में होता है, ये आपके ऊपर आरोप है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप दोष स्वीकार करते नहीं तो अपनी सफाई बताइए। आपने सफाई दी, हमने देखा कि आपकी सफाई जो है हम असंतोषजनक मानते हैं। साहब हमें समय चाहिए, समय नहीं दिया जाएगा। समय आपको जितना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, यहीं बैठिए, जवाब दीजिए। 4 घंटे में जवाब दीजिए। हम बताते संतोषजनक, हम तो रोज यही सब करते हैं। इतनी लंबा हम रास्ता नहीं देते हैं कि जाकर के प्रोसीडिंग्स हम मालूम पड़ते कि 50 साल मैं हाईकोर्ट जज नहीं हूं और नहीं मैं जुडिशियल ऑफिसर हूं। यहां मैंने आपको पूरा अवसर दिया अपनी सफाई देने का, माइंड अप्लाई करके निष्पक्षता के साथ उसका मूल्यांकन किया और लगाए गए दिए गए समस्त आपने जो उत्तर दिए हैं अपने बचाव में, वो सब हम निराधार और बेबुनियाद मानते हैं और उनको अस्वीकार करते हैं। और आपको मैं सोचता हूं एफआईआर करके आपकी एमबीबीएस की डिग्री वापस होनी चाहिए, पुलिस के हवाले करके कि इनको करें अरेस्ट करके भेजें जेल इनको। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमेटी बनी, कमेटी ने जिस पे देखा, लेकिन इसके बाद जो तार निकल करके आए हैं वो तार जानना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि रमीजुद्दीन इनके साथ रहता था कि एक डॉक्टर परवेज थे, ये एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा में साथ थे। परवेज एमडी कर रहा था, रमीजुद्दीन एमबीबीएस कर रहा था। तो इन्होंने एक इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप एक बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप, इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप। ये समझ में नहीं आया कि अगर डॉक्टर हो तो इस्लामिक का मेडिकोस ग्रुप का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। डॉक्टर्स ग्रुप हो जिसमें मेडिसिन और सर्जरी की बातें हो, पैथोलॉजी की बातें हो, जहां पर मेडिकल साइंस की बात हो, वहां तक तो समझ में आता है इस्लामिक में। और उसमें आपने मौलवियों को शामिल किया। अपने जो हॉस्टल थे वहां के नजदीक आपने एक मस्जिद बनाई, वहां बाहरी तत्वों को आने दिया। और जो हॉस्टल था वहां पर ऐसी व्यवस्था कर ली कि इर्द गिर्द केवल मुस्लिम ही छात्र वहां पे रहते थे। और जब एक मुस्लिम छात्र पास आउट होता था तो कोशिश करते थे कि उनका जो कमरा है वो केवल मुसलमान छात्र को मिले। तो क्या चाहते थे आप, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान हॉस्टल बनाना चाहते थे। दिखाई तो यही पड़ता है। अगर आपको इतना मुस्लिमीकरण करना था हॉस्टल का, मस्जिद भी आपने अपने हिसाब से तैयार की, नमाज भी आप पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ेंगे, मुसलमानों का आपने एक ग्रुप बना लिया। इसका मतलब आपकी सोच। अच्छा, उस पे जो इस्लामिक मेडिकोस ग्रुप था उसमें मटेरियल क्या था, मौलवियों की भड़काऊ तकरीरें, डॉक्टर जाहिद के वीडियोस और इस तरीके की चरमपंथी गतिविधियों के आपके वीडियोस इसमें थे। तो आप वहां डॉक्टरी पढ़ने गए हैं कि वहां पर जो है जिहाद की शिक्षा देने गए और कट्टरपंथी की आप शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे डॉक्टरों के ऊपर प्रभावी अंकुश होना चाहिए। अब हम आपको कहते हैं कि सीनियर बॉयज हॉस्टल के बगल में मस्जिद, इसमें अब बाहरी लोगों को आने जाने की पूरी छूट, जबकि नॉर्मली होना नहीं चाहिए था। और 15-16 बच्चे हर साल मुस्लिम संप्रदाय के आते थे, उनको इसी में जो ग्रुप बना था कमरों का, उसी में जगह देने की इन्होंने बात की। परवेज अंसारी ये भी जो थे इस एक्सपीडिशन में रहते थे। रवीज तो कहते ही, उनके बारे में तो बताते हैं कि लेक्चर थिएटर से लेकर के लाइब्रेरी तक ये बच्चियों का पीछा करते थे, वीडियो बनाते थे, स्टॉकिंग करते थे। और हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है। तुम्हारा अब्दुल क्या था जरा देख लो, और माँ बाप अभिभावक तुम भी देख लो जरा। लड़कियों के ऊपर थोड़ी शिक्षा दीक्षा, कुछ समय दो। और लड़कियों को जो वर्गला रहे हैं, ड्रग्स दे करके उनके अश्लील वीडियो बना रहे हैं, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अंततोगत्वा तुम चाहते हो कि पापा की परी जाकर के उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं और जाके बेच दी जाएं। तो भाई मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन जरा सा भी अच्छा बुरा जानते हो
तो जरा इसके बारे में जागरूक हो जाग जाओ, वरना पछताओगे, छाती पीटोगे तुम लोग। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था अंजू जी, एक लड़की थी, उसकी शायद उम्र 18-19 साल थी, 20 साल थी, एक लव जिहाद के उसमें आ गई। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई ये बालिग जा सकती है। तो जब जा रही थी तो माता पिता फूट फूट के रो रहे थे। माँ अपने जो है सर उस बेटी के कदमों पे रख रही थी कि मत जाओ। मतलब बहुतों ने इस वीडियो को देखा तो उनका माँ बाप में जरा सा भी होता कि तुम जरूर जाओ, हम आशीर्वाद भी नहीं देंगे, हम तिरका, लेकिन आज के बाद तुम ये मान लो ये घर अब तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए मर चुके हैं, तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए मर चुका है। और मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा उसको अमल कर देंगे, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। वरना यही है, आज के बाद तुम्हारे माँ बाप और ये घर तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है। और ये तुम सोच रहे हो कि लव जिहाद में आओ तो तुम्हें आधी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तुम्हें फूटी कौड़ी अब यहां से नहीं मिलेगी, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा यहां से। क्योंकि जो लव जिहाद का एंगल है उसके 2-3 एंगल है। एक ये कि आधी प्रॉपर्टी तो मिल ही जाएगी, दूसरा ये है कि एक लव जिहाद में यह है कि उनकी बढ़ोतरी होगी जनसंख्या में। 2047 में वो गजवाए हिंद हो जाएगा। तो ये तो खैर कभी लाख साल में भी होने वाला नहीं है, लेकिन इनके पूछ के पांव पालने में दिखते हैं। रमीजुद्दीन की ट्रेनिंग और तरबियत इनके बाप सलीमुद्दीन ने अच्छी दी, वो 4 शादी। सलीमुद्दीन पीएफआई से संपर्क में हमेशा रहता था। पीएफआई तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में था ही, इसीलिए बैन हुआ। और 2 बार उनका सम्मान भी किया सलीमुद्दीन का, किसने? पीएफआई ने। तो जिसका सम्मान एंटी नेशनल एक पार्टी कर रही है, तो उसकी जो है गांठ में डीएनए में क्या है? तो रमीजुद्दीन भी वही था कि 15 लड़कियों के बारे में चक्र चला रहा था। उसका मतलब फुल टाइम काम कि एक बच्ची 20 लाख रुपए। तो उसका कि 2-4 अगर हर साल फंसती चले तो काहे को पढ़ना, 8-70 लाख रुपए वैसे ही निकल आएंगे। और काफी कामयाब भी रहा उसमें। अब सवाल ये उठता, हमने डॉक्टर के सिंह साहब थे हमारे साथ आज एक शो में, तो मैंने यही कहा डॉक्टर साहब अब तक आपने एमबीबीएस की डिग्री वापस क्यों नहीं की? आप तो जो पुलिस से पुलिस से हमने ये किया, हमने प्रशासन से ये किया, लेकिन जो आप कर सकते थे आपने क्यों नहीं किया? हमारे पुलिस में कहावत है शूट फर्स्ट अपोलोजाइज लेटर। और आप क्या कर रहे हैं? पहले आप अपोलोजाइज कर रहे हैं और बाद में कार्रवाई कर रहे हैं, बाद में शूट कर रहे हैं। मैं बहुत खुश होता अगर आप इनकी डिग्री वापस ले लेते, आप इनको जलील करके केजीएमयू से वापस करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब यह तो भयाक्रांत है। आपकी पैथोलॉजी की लेबोरेटरी में नमाज पढ़ी जा रही है। केजीएमयू चौक इलाके में है जहां हजारों मस्जिदें हैं, वहां जाके नमाज अदा कर सकते थे आप। जो वहां की मस्जिद तो छोड़ दीजिए चलिए, लेकिन आपने पैथोलॉजी लैब में, क्योंकि छाती पे मूंग दलना हमारे मिजाज में है, आपने इतनी उदारता क्यों दिखाई चरमपंथियों को? क्यों दिखाई उदारता? आपने नमाज पढ़नी है, सुविधा दीजिए, मौका दीजिए, जाकर के वहां पढ़े जाकर के चौक में। लेकिन ये इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। और ये इन्होंने कहा कि 2-3 दिन में ये कमेटी रिपोर्ट दे देगी, कमेटी में 8 लोग हैं। अरे कमेटी में कितने भी लोग, इससे हमको क्या ले देना है? और रमीज की पीएफआई के बाद अब बात आती है जो दूसरा डॉक्टर है इनका, परवेश की फैमिली पेडिग्री जरा देखिए, फैमिली की रिश्तेदारी कहां है। ये सगा भाई है डॉक्टर कौन? शाहीना लखनऊ वाली, जिसकी गाड़ी से AK-47 मिली, जो अल-फलाह में पढ़ाती थी। फिर वहीं पहुंच गया हम, अल-फलाह की डॉक्टर शाहीना, यहां डॉक्टर परवेज की सगी बहन ये। अच्छा यहां तक तो लिखा अल-फलाह डॉक्टर शाहीना, लेकिन डॉक्टर शाहीना सिर्फ अल-फलाह से ही लिंक नहीं है। ये अजहर मसूद जो चरमपंथी पाकिस्तान का है, जैश ए मोहब्बत का सदर और यूनाइटेड नेशंस का घोषित टेररिस्ट है, उसकी सगी बहन है। सादिया अजहर जमात उल मोमिनात इंटरनेशनल की प्रेसिडेंट है। और सादिया अजहर ने डॉक्टर शाहीना को हिंदुस्तान की जमात उल मोमिनात का प्रेसिडेंट बनाया है। तो जो प्रेसिडेंट साहिबा हैं उनके सगे भाई डॉक्टर परवेज की दांत काटी रोटी डॉक्टर रमीजुद्दीन। तो चोर मौसेरे भाई निकल आए कि नहीं निकल आए? और सीधा लिंक जाता है जैश ए मोहम्मद क्यों बिखर रहा? कि ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में हुआ था, उसमें अजहर मसूद की जो है रिश्तेदार सब मार मूर दिए गए। आपने देखा कैसा फूट के रो रहा था। अब उसने सोचा कि ये जो इस तरीके से डॉक्टर्स को हम फंसाएं, व्हाइट कॉलर क्राइम करें, तो इनका उद्देश्य सिर्फ बॉम्ब ब्लास्ट करना नहीं है, फिदाइन अटैक नहीं है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर का था। डॉक्टर्स को हायर इसीलिए किया था। एक मिसाल आपकी थी अहमदाबाद में, गुजरात में, जहां ये 2 डॉक्टर्स पकड़े गए थे। मोइनुद्दीन नाम है शायद उसका, मैं डॉक्टर नहीं लगा रहा हूं क्योंकि शर्म आती मुझे ऐसे
चोटों के उचक्कों के पहले डॉक्टर लगाऊं। चाइना से शायद उसने एमबीबीएस किया था। तो कैस्टर सीड्स को लेकर के वो जो सबसे घातक जहर होता है राइसिन, RICIN, राइसिन बनाने की प्रक्रिया में थे, जिससे कि प्रसाद की प्रक्रिया में ये इसको मिला दें या वाटर वर्क के में सप्लाई दें, वाटर सप्लाई में, जिससे कि हजारों लोगों की मौत हो जाए। इतना घातक जहर होता है। अब उसमें तो कामयाब हुए नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास जो एक्सेस केमिकल्स का है, वो उसके कहीं आवागमन है, तो उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती है। तो अंजू जी इन्होंने बहुत कायदे से, बहुत वेल प्लान तरीके से, विथ एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो किया, उससे बिल्कुल साफ था कि डॉक्टरों को करो, जिससे कि लोगों का संदेह कम हो, सस्पिशन कम हो, और वो कहीं भी जा सकते हैं, केमिकल्स की जानकारी का है। बायोकेमिस्ट तो इतने मिलेंगे नहीं, लेकिन आपने लिंक देखा, रमीजुद्दीन का लिंक किससे? डॉक्टर परवेज भाई किसका है? डॉक्टर शाहिदा जो है वो जमातुल मोमिनात की सदर हैं। जमातुल मोमिनात कौन है? सादिया अजहर किसकी है? बहन। जैश ए मोहम्मद जो घोषित चरमपंथी दुनिया का, मौलाना अजहर मसूद ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो सारा खाका आपके सामने है और इसको आज भी कवर फाइल दे रहे हैं। लोग पहले साहब फैसला हो जाने दीजिए, तो हम कहेंगे अभी तो सिर्फ आरोप है। तो आप 50 साल इंतजार कीजिए, 10 साल लोअर कोर्ट, 10 साल हाई कोर्ट, 10 साल सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति के यहां माफीनामा। तो 50 साल जब हो जाए, जब तब मालूम पड़ जाए कि ये दोषी है, निर्दोष है, पूरी जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके बाद, तो वो सर तो न नौ तेल होगा न राधा रानी का नाच होगा। सर जैसे अभी खबरें ये आ रही थी ना कि जैश ए मोहम्मद के इसी आतंकवादी ने ये कहा कि हमने तो 1000 आत्मघाती हमलों के लिए लोगों को तैयार कर लिया है। सर ये इन्हीं व्हाइट कॉलर टेररिस्ट की बात ही कर रहा होगा, क्योंकि अगर वो डॉक्टर उमर नबी जो आत्मघाती हमले में मारा गया दिल्ली धमाके में, तो वो भी तो यहीं पर तैयार हुआ था ना, वहां से तो कोई नहीं आया पाकिस्तान से। यहीं भारत में जो डॉक्टर है उन्हीं को इन्होंने खड़ा कर दिया आत्मघाती हमलावर बनाकर। और फिर फंडिंग जो सर पहले आतंकवादियों को डायरेक्टली आती थी, अब क्या ये माना जाए कि मस्जिदों के जरिए आ रही है, खास तौर पर घाटी में जो मस्जिदें और मदरसे हैं? देखिए, शिफ्टिंग ऑफ गियर्स, ये एक दफा जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मालूम पड़ जाता है कि मान लीजिए हवाला से आ रहा है, तो मेरा परामर्श होगा कि हवाला तो बिल्कुल बंद कर दें। जहां जहां हवाला की दुकानें हैं, ये सर्वविदित हैं, इनको बिल्कुल तबाह कर दें। ये बनी ही हुई है स्लीपर सेल्स के लिए। अब मान लीजिए आपने देखा कि ये जो है लोकल डोनेशन से आ रहे हैं, या मान लीजिए ज़कात से आ रहे हैं, या मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, या क्रिप्टो करेंसी से आ रहे हैं, सोने के जरिए आ रहे हैं। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से विदेशी मुद्रा में या सोने के रूप में ये आ जाते हैं, और उसके जरिए इनके काम धाम और आटा दाल चलता रहता है। और ये जब चूल्हा चौका चलता रहता है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को देखना होगा कि सबसे फेवर्ड तरीका क्या है, और क्रिप्टो करेंसी है, या बिटकॉइंस है, या क्या है, या सोना है, या क्रॉस द बॉर्डर है, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब एक दफा निगरानी शुरू हो जाती है, जब एक दफा कार्रवाई हो जाती है, और उसके बाद आपके एजेंट्स और आपके तौर तरीके, हर चीज का खुलासा करना ठीक नहीं है। लेकिन अब जो आज की तारीख में AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, मशीन लर्निंग, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो इनके भागने के रास्ते हो जाएंगे बंद। दूसरा, पाकिस्तान क्या क्लेम करता है? एक तो डींग मारना शेख चिल्लियों की तरह, तो 50-60% तो वैसे ही काट दीजिए। लेकिन ये बिल्कुल प्रबल संभावना है कि जो कह रहे हैं उसके दावे के मुताबिक 50% की संभावना है, और हमको कहना चाहिए 50% 100% संभावना है, और हम उसका निराकरण करेंगे। हम कहें तुमने 1000 नहीं, तुमने 50,000 तैयार किए हैं। तो ये जागा हुआ भारत 150 करोड़ का, उनको उनकी पूर्णाहुति देने में कुछ चूके नहीं है, उनको कर देगा भस्म। जैसे इस तरीके के लोगों को चक्की पीसा। अब एक काम तो हम लोग कर ले, निर्णय ले लें कि UAPA, गैंगस्टर्स एक्ट, मकोका, इस तरह की धारा लगा दें कि इन सब चरमपंथियों का अंतिम संस्कार मुठभेड़ में अगर ना मारे गए तो, हालांकि मैं चाहूंगा सही सब मुठभेड़ में मारे ही जाएं, मुठभेड़ में सब मारे ही जाएं, लेकिन अगर बच जाते हैं, मुठभेड़ में नहीं मारे जाते हैं, जैसे डॉक्टर शाहीना है, अन्य जो बचा गए सहारनपुर वाले डॉक्टर, तो जेल में जाए, तो अंतिम संस्कार फिर इनका जेल में ही हो, मेडिकल डिग्री इनकी जब्त हो जाए। अगर किसी को तबाह करना है तो तबाह फिर अधमरा सांप नहीं छोड़ा जाता है। जैसे फौज में भी एक कहावत है, टू कट द हेड ऑफ द कोबरा, कि जहरीले सांप को अधमरा नहीं छोड़ा जाता, उसका सर काट दिया जाता है। इनको जेल भेजें, हाई सिक्योरिटी में भेजें, मेडिकल डिग्री वापस ले लें, और तमाम चीजें जो इनकी चल अचल संपत्ति कुर कर लें, इनको बिल्कुल नंगा करके जेल भेजें, अंतिम संस्कार, कब्र के इंतजाम कर दें। बस इतना कर दें। एक दफा जब ये निर्णय हो जाए, आप खुद देखिएगा कि इन सब गतिविधियों पे एक बहुत बड़ा नियंत्रण हो जाएगा। सर
कतर से भी 19 करोड़ रुपए आए थे धर्मांतरण गैंग के लिए, यही डॉक्टर रमीज वाले मामले में खुलासा हुआ था जब झांगुर से भी तार जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब सिर्फ कतर से तो नहीं आए होंगे, और जगहों से भी आए होंगे, और ऐसी इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय के पास होगी, तभी ये पूरी नकेल कसी जा रही है। और क्या आपको लगता है कि मामला एनआईए तक भी जा सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इसका दायरा बढ़ता जा रहा है? क्यों नहीं, एसटीएफ के पास शायद वो कैपेसिटी या वो रिसोर्सेज नहीं है जो कि एनआईए के पास है। ये नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के है, अटैक ऑन द नेशन की बात है, और बाय जूरिस्प्रूडेंस एंड बाय लॉ आल्सो इसको एनआईए के पास ही जाना चाहिए। आपने सही कहा, कतर ने 19 करोड़ नहीं 19 बिलियन डॉलर दिए हैं अगर आप कन्वर्ट करें। और मुस्लिम ब्रदरहुड में यह बिल्कुल आपने सही कहा, केवल कतर ही दानदाता है नहीं, ये तो दानदाताओं में यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है, टर्की भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान के इसके लिए पैसे की कमी नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा पाकिस्तान ड्रोन से फॉरेन करेंसी, सोना और इंडियन करेंसी भेजता है, हालांकि वो नकली ही होगी। लेकिन इसकी प्रबल संभावना है कि इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान और तमाम ऐसे शत्रु राष्ट्र करते होंगे जिससे कि इनका मनबढ़ हो। लेकिन जब एक दफा लेखा जोखा हो गया तो घर में तो रखेंगे नहीं, हमारे अपने सोर्सेज हैं। किसी के पास अगर ज्यादा सोना या पैसा आ गया तो मान के चलिए कि वो भी 72 हूरों के दर्शन करेंगे, माल तो जाएगा ही जाएगा उनका। सर, लेकिन ये सब कुछ आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से कितना खतरनाक है, इनको तो सच में कुचलने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल कुचल देना चाहिए, और जिन्होंने राष्ट्रों ने कुचला वहां समस्या नहीं है, चीन में नहीं है, इजराइल में नहीं है, अमेरिका में बड़ी आंशिक रूप से है, और जिन्होंने बड़ी उदारता दिखाई है, यूके है, फ्रांस है, तो वो भोग रहे। भारत भोगेगा नहीं, भारत इनको जो है ईंट का जवाब पत्थर से देके इनको करेगा मटिया मीठ। बिल्कुल अंजू जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, इनके खिलाफ सख्त से सख्त धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो ये बचने ना पाए, मुठभेड़ों से अगर बच जाए तो सख्त धाराओं के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी जो लोग रो पीट रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि अरे मस्जिदों का खाका क्यों लिया जा रहा है, मस्जिदों का पूरा ब्यौरा क्यों लिया जा रहा है, मदरसों को क्यों खंगाला जा रहा है, पहले तो उनसे भी निपटना जरूरी है सर, क्योंकि यही लोग हैं जो इनको कवर फायर देते हैं, और यही लोग हैं जो पीछे से इनको उकसाते भी हैं। इनका भी भूमिका क्या है सर, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन चलिए, फिलहाल देर आए दुरुस्त आए, मस्जिदों की जांच पड़ताल जो हो रही है बड़े ही गहन तरीके से, उसमें क्या कुछ सामने आता है इस पर तो सबकी नजर रहेगी। लेकिन आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम।